नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों हेल्थ को लेकर दी जाने वाली आम सलाह हर किसी पर काम नहीं करती, खासकर जब बात दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की हो, जिनके सामने कुछ बहुत ही अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। तो सवाल ये उठता है जो इस पूरी चर्चा का सेंटर है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान बाहर से तो एकदम फिट दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर कई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा हो? मतलब है ना, ये एक दिलचस्प विरोधाभास। देखिए, इस कंडीशन को स्किनी फैट फिनोटाइप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी का बीएमआई तो नॉर्मल रेंज में हो सकता है, लेकिन उसके शरीर में, खासकर पेट के अंदरूनी अंगों के आसपास, बहुत सारी छिपी हुई चर्बी होती है। और यही वो असली जड़ है जिसे हमें समझना और सुलझाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके पीछे के साइंस को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि इस पूरी चीज के पीछे एक सॉलिड वैज्ञानिक वजह है और वही हमें बताएगी कि हमें एक अलग नजरिए की जरूरत आखिर है क्यों। हमारे शरीर में ना मोटे तौर पर दो तरह की चर्बी होती है। एक होती है सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारी स्किन के ठीक नीचे होती है, जिसे हम छू सकते हैं, और दूसरी जो कि ज्यादा खतरनाक है, वो है विसरल फैट। ये हमारे अंगों जैसे कि लिवर और दिल के चारों ओर जमा हो जाती है और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी बात को कंफर्म करती है। रिसर्च से ये साफ हो गया है कि दक्षिण एशियाई लोगों में एक खास तरह की जेनेटिक बनावट होती है। इसी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करता है और उन्हें कम वजन होने पर भी गंभीर बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। और बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि शरीर से ज्यादा काम न लेने की बात करते हैं। जो लोग एक्टिव रहते हैं, उनकी तुलना में इनएक्टिव लोगों में मौत का खतरा 20 से 30% तक बढ़ जाता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए इसकी शुरुआत हमारे खाने की एक बहुत ही बेसिक चीज से करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है रोटी की। यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का मौका छिपा हुआ है। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे रोटी खाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये धारणा बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। लेकिन सच तो ये है कि सही तरह की रोटी बिल्कुल एक हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकती है। और यही हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट है, जहां से हमें कुछ नया और जरूरी पता चलता है। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाती है कि सारे आटे एक जैसे नहीं होते। अगर हम आम गेहूं के आटे को देखें और उसकी तुलना बेसन या रागी जैसे दूसरे आटों से करें, तो ये साफ है कि इन दूसरे ऑप्शंस में कहीं बेहतर पोषण है। इनमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होता है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। मतलब ये ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाते। और कहानी यहीं खत्म नहीं होते। अंकुरित करना यानी स्प्राउटिंग, जो कि एक पारंपरिक तरीका है, वो तो न्यूट्रिशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। स्प्राउट करने से रागी में फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व शरीर में 10 गुना बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब होते हैं। और हाँ, ये पचने में भी आसान हो जाता है। तो रोटी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? ये बहुत आसान है। आटे में बस थोड़ा सा बेसन या मसला हुआ टोफू या फिर अलसी के बीज मिला देने से वो एक साधारण रोटी से एक फंक्शनल फूड बन जाती है, जो हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करती है। डाइट तो कहानी का एक हिस्सा था। अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी हिस्से की, यानी एक्सरसाइज की। और यहां भी ये समझना जरूरी है कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है, बल्कि किस तरह की और कितनी एक्सरसाइज की जा रही है, ये असली सवाल है। अब ये चार्ट एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। रिसर्च ये बताती है कि दक्षिण एशियाई लोगों को वही कार्डियोमेटाबॉलिक फायदे पाने के लिए जो एक यूरोपीय इंसान को मिलते हैं, उनसे कई ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। मतलब जहां यूरोपीय लोगों के लिए हफ्ते में 150 मिनट काफी हैं, वहीं दक्षिण एशियाई लोगों को लगभग 232 मिनट तक एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है ये। तो फिर सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। भांगड़ा जैसा कोई डांस फॉर्म जो कल्चर से जुड़ा हो और मजेदार भी हो, वो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। इसे फॉलो करने की दर जिम से कहीं बेहतर है और ये फिटनेस में भी जबरदस्त सुधार लाता है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर स्किनी फैट फिजिक को बदलना है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मांसपेशियां मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती हैं और यही वो जगह है जहां शरीर सबसे ज्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। जितनी ज्यादा मांसपेशियां, उतना बेहतर मेटाबॉलिज्म। तो हमने डाइट की बात की, एक्सरसाइज की बात की। अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक मजबूत और एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं।
एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में इस बदलाव को 3 फेज में बांटा जा सकता है। पहला फेज इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने पर फोकस करता है, दूसरा शरीर में जमा जिद्दी फैट को टारगेट करता है, और तीसरा जब शरीर तैयार हो जाता है तब मसल्स बनाकर मेटाबॉलिज्म को हमेशा के लिए बूस्ट करता है। ये चार्ट पूरे अप्रोच को बहुत खूबसूरती से समेटता है। बात सिर्फ किसी एक चीज की नहीं है, ये पोषक तत्वों से भरपूर खाना, वजन उठाने वाली ट्रेनिंग, भांगड़ा जैसा मजेदार कार्डियो और योग के जरिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक मिला-जुला संगम है जो सब मिलकर काम करते हैं। तो इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, अपने रोज के खाने को पोषण के नजरिए से दोबारा देखें। दूसरी, ऐसी एक्सरसाइज चुनें जो असरदार भी हो और करने में मजा भी आए। तीसरी, मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए मांसपेशियां बनाने को प्राथमिकता दें। और सबसे जरूरी, ये याद रखें कि बायोलॉजी आपकी किस्मत तय नहीं करती। तो जाते जाते बस ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जो हेल्थ प्लान फॉलो किया जा रहा है, क्या वो वाकई में किसी के शरीर की अनोखी ज़रूरतों के हिसाब से बना है?